बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेगमेंट है ये मैं आप सभी के समक्ष डिस्कस करता हूँ, साथ साथ गवर्नेंस का सेगमेंट। तो आज पंचायत से संबंधित कुछ विशेष बातों पर मैं चर्चा करूँगा। खैर, आप सभी का एग्ज़ाम है 22 को और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। खूब बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों और देश के, समाज के भविष्य का एक माध्यम बने, समाज के सकारात्मक विकास का एक माध्यम बने। तो आपके एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पंचायत से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे, पंचायती राज विशेष। तो खैर, पंचायती राज भारत देश में स्थानीय सरकार का एक प्रकार है, लोकल गवर्नमेंट का एक प्रकार है। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में ये विशेषता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की कि भारत देश में त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार यानी भारत देश में 3 टियर गवर्नमेंट है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और तीसरी आपकी लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार 2 प्रकार की होती है। जो ग्रामीण स्तर पर होती है उसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं और जो शहरी स्तर पर होती है उसे हम नगर पालिका के नाम से जानते हैं। विशेष रोचक बात यहाँ ये समझनी है कि स्थानीय सरकार ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अनिवार्य और संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी थी। हालांकि संविधान सभा में ऐसे लोग थे जिन्होंने स्थानीय सरकार का समर्थन किया। उसमें खास बात यह है कि गांधीवादी लोगों ने स्थानीय सरकार का समर्थन किया है, क्योंकि गांधी जी स्थानीय सरकार के बड़े समर्थकों में से एक थे। गांधीवादी लोगों ने संविधान सभा में स्थानीय सरकार का समर्थन किया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थानीय सरकार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अति स्थानीयता इसकी वजह से क्रिएट होगी और ये भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा कर सकती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि पुरुषवाद और जातिवाद बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये लोग भविष्य में स्थानीय सरकार को स्थापित करने के पक्षधर नहीं थे। इन लोग का ये मानना था कि भविष्य में कभी न कभी हम स्थानीय सरकार लेकर आएंगे, लेकिन उस समय की स्थितियां ऐसा नहीं थी, इसीलिए इन लोगों ने विरोध किया। और यही कारण रहा कि शुरुआत में स्थानीय सरकार को संवैधानिक और अनिवार्य दर्जा नहीं मिल पाया। और संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अनुच्छेद 40 में ये लिखकर छोड़ दिया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करे, यानी राज्य से ये अपेक्षा की गई कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करे। आप जानते हैं कि संविधान का भाग 4 एक ऐसा भाग है जिसके लिए हम न्यायालय में क्लेम नहीं कर सकते हैं और राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। अगर उसमें कोई बात लिखी गई है, कुछ प्रावधान किया गया है, तो वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। राज्य चाहे तो लागू करे, चाहे तो लागू न करे। हालांकि राज्यों के लिए मूलभूत होता है, राज्यों के लिए जरूरी होता है, लेकिन फिर भी राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं। तो अनुच्छेद 40 में लिखकर छोड़ दिया गया। अब जब अनुच्छेद 40 में लिखकर छोड़ दिया गया, तो यदि इसके विकास की बात करें तो शुरुआत में पंडित नेहरू ने प्रयास किया, इसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपने सुना होगा 1952 में। ये इसलिए शुरू किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक सचेतता आए, राजनीतिक सशक्तिकरण हो। हालांकि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल हो गया। अब जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल हो गया तो क्यों फेल हुआ, इसके लिए एक समिति का गठन हुआ 1957 में, जिसे आप कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने इस बात की सिफारिश की कि त्रिस्तरीय पंचायत लगाई जाए, एक ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर, एक खंड स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर, एक जिला स्तर पर। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार किया और उन्होंने राज्यों से अपेक्षा की राज्य अपने अपने यहाँ लगाएं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी तक इसे संवैधानिक और अनिवार्य दर्जा नहीं मिला था। तो उसके बाद अलग अलग राज्यों ने अपने यहाँ इनिशिएटिव लेना शुरू किया। जैसे राजस्थान पहला राज्य बना जिसने अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। राजस्थान के नागौर जिले में वगदरी नामक ग्राम में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, यानी पंचायतों को लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान, और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। ऐसे करके साउथ इंडिया ने तेज इनिशिएटिव लिया, अपने यहाँ पंचायतों को लागू किया। लेकिन मेरे भाइयों, पंचायतें अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही थी। कहीं चुनाव हो रहे थे, कहीं चुनाव नहीं हो रहे थे। जो पंचायतों का मूल उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं का समाधान हो और स्थानीय विकास को स्थानीय स्तर की सरकार के द्वारा क्रिएट किया जा सके, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, लोकतंत्र को रूट लेवल तक पहुंचाया जा सके, ये संभव नहीं हो पा रहा था। और यही कारण रहा कि इस बात पर डिस्कशन के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग समितियों का गठन किया गया और अलग अलग समितियों ने इसको क्रियान्वित करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अलग अलग सिफारिशें की। तो 1977 में अशोक मेहता समिति बनी थी और अशोक मेहता समिति ने 2 टियर पंचायत लगाने की सिफारिश की थी। हालांकि इसकी सिफारिशें स्वीकार नहीं हो पाई, क्योंकि जिस सरकार के द्वारा वो बनाई गई थी वो सरकार ही नहीं रह गई। तो क्रोनोलॉजी में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है PCS में कि कौन सी समिति कब बनी। जैसे 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में GVK राव समिति, 1986 में LM सिंघवी समिति,
1988 में पीके थुंगन समिति, ये समितियां कहीं न कहीं पंचायतों से संबंधित रही हैं। ये क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है या मिलान में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। एलएम सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। हालांकि इसकी संवैधानिक दर्जा देने के लिए, इसको अनिवार्य दर्जा देने के लिए प्रयास किया गया राजीव गांधी सरकार में भी, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ। संविधान संशोधन विधेयक तो आया था, लेकिन लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। लेकिन स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन एक कामयाब प्रयास रहा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जिंदा किया गया और 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें पंचायतों के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया और 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगर पालिका से संबंधित उपबंध किए गए। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें 18 विषय निर्धारित किए गए। अभी हमें बात पंचायतों पर करनी है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, कौन सा भाग संविधान का? भाग 9, 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतें टाइटल से प्रावधान किए गए और इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायतों के लिए 29 सब्जेक्ट निर्धारित किए गए। ठीक है, 29 विषय पंचायतों के लिए निर्धारित किए गए और इसे पूर्णतः लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम एक दिवस के रूप में मनाते हैं और जिसे क्या कहते हैं? जिसे पंचायत डे कहते हैं, यानी पंचायत दिवस जिसे हम लोग कहते हैं। राइट। एक बात और समझना है आपको कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो प्रावधान किए गए उसमें 2 तरह के प्रावधान किए गए। एक जिसे आप कहते हैं कंपलसरी प्रोविजन, यानी अनिवार्य प्रावधान। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनिवार्य प्रावधान किए गए। अनिवार्य प्रावधान का अर्थ ये है कि ये राज्यों के लिए बाध्यकारी प्रावधान थे कि राज्यों को इन्हें लागू करना ही है, यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए ये कंपलसरी प्रोविजन है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जो डिस्क्रेशनरी प्रोविजन, यानी राज्यों के लिए ऐच्छिक प्रावधान थे। राज्य चाहें तो लागू करें और अपनी स्थिति के अनुसार इन्हें लागू कर सकते हैं। खैर, अनिवार्य प्रावधान में ग्राम सभा का गठन यह अनिवार्य था। ग्राम सभा कैसी संस्था होगी? ग्राम के वह व्यक्ति जो वयस्क हों और उनका नाम निर्वाचक नामावली में हो, यानी गांव के वयस्क लोगों का समूह जिनका नाम निर्वाचक नामावली में हो, उस संस्था को हम ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। और उस ग्राम सभा में पंचायतों का निर्माण किया जाएगा और पहली स्तर की जो पंचायत बनेगी उसे ग्राम पंचायत कहेंगे। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को मानते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा, एक विलेज लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पर और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उत्तर प्रदेश के नामकरण को यदि देखें तो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे खंड पंचायत या पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद या जिला पंचायत, जो कि सदस्य और अध्यक्ष से मिलकर बनेगी। यहां समझना यह है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या हर जगह अनिवार्य है? तो ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, ऐसे स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, वहां पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायत यानी इस ब्लॉक पंचायत को एलिमिनेट कर सकते हैं। सिर्फ इससे और इससे काम चल जाएगा। क्लियर है? पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। ये कंपलसरी प्रोविजन है, अनिवार्य प्रावधान है। पंचायत का प्रत्येक स्तर पर सदस्य का चुनाव, देखो ग्राम पंचायत में भी सदस्य और अध्यक्ष होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में सदस्य होते हैं, अध्यक्ष को आप ग्राम प्रधान कहते हैं। ठीक है। मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत होगी उसमें भी सदस्य और अध्यक्ष होंगे। जिला स्तर पर भी सदस्य और अध्यक्ष होंगे। हर स्तर पर सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, यानी जनता चुनेगी। ये कंपलसरी प्रोविजन है, अनिवार्य प्रावधान है। ठीक है। दूसरा, ग्राम पंचायत स्तर पर जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसे आप प्रधान कहते हैं, उसका चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगी। उत्तर प्रदेश में उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ऐसा राज्य विधानमंडल ने निर्धारित किया है। तो खैर, प्रत्येक स्तर पर सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष। जैसे खंड स्तर पर जो सदस्य होता है उसको विडीसी कहते हैं, उसका चुनाव प्रत्यक्ष है। जिला स्तर पर जो सदस्य होता है उसे जिला पंचायत सदस्य कहते हैं, उसका चुनाव प्रत्यक्ष है। आप ग्राम पंचायत में यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप 4 वोट डालते हैं, एक सदस्य का, एक अध्यक्ष का, प्रधान जिसे कहते हैं या मुखिया, और एक जिला पंचायत सदस्य का, एक विडीसी मेंबर का। जब आप पंचायत चुनाव होते हैं तो 4 वोट डाल के आते हैं। ठीक है। और इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रधान का जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष होता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। राज्य विधानमंडल डिसाइड करेगी कि प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है।
मध्यवर्ती और जिला, अब मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो अध्यक्ष का चुनाव है, जैसे ब्लॉक लेवल पर जो अध्यक्ष होता है उसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। ब्लॉक प्रमुख को बीडीसी मेंबर ही ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, यानी मध्यवर्ती स्तर पर जो सदस्य है वही अपने अध्यक्ष को चुनेगा। क्लियर है? तो उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। और जिला स्तर पर जिला पंचायत सदस्य ही जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं, यानी जिला स्तर पर जो सदस्य हैं वही अपने अध्यक्ष को चुनेंगे। तो मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। ये अनिवार्य प्रावधान है। एससी एसटी आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला है, अनुच्छेद 243D के तहत यह अनिवार्य है। और महिला आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा, यह अनिवार्य है। 1/3 से ज्यादा बढ़ाना है तो वो ऐच्छिक है, वो आपकी इच्छा पर है, आप कितना बढ़ाइए, ठीक है, लेकिन 1/3 से कम नहीं होगा, यह अनिवार्य है। भारत देश में सारे चुनाव तो निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन पंचायत का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन ये अनिवार्य है, ठीक है, प्रावधान में है। और राज्य वित्त आयोग सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्यपाल के द्वारा एक राज्य वित्त आयोग होगा जो स्थानीय सरकार की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा, यह भी अनिवार्य प्रावधान है। साथ साथ पंचायतों का कार्यकाल 5 साल होता है, प्रथम अधिवेशन से यानी प्रथम बैठक से पंचायतों का कार्यकाल 5 साल होता है। और विघटन की स्थिति में 6 महीने, यदि पंचायत का कार्यकाल 5 साल है लेकिन यदि भंग हो गई तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना है। लेकिन एक बात यहां समझनी है कि यदि पंचायत भंग हो गई 2.5 साल में तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है। तो जो नई पंचायत बनेगी वो कितने दिन के लिए बनेगी? रिमेनिंग टाइम के लिए बनती है, यानी बचे हुए समय के लिए बनती है। लेकिन यदि 4.5 साल में पंचायत भंग हो रही है तो फिर चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपल्सरी प्रोविजन है। दूसरा इधर आ जाते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? विवेकाधीन प्रावधान। तो विवेकाधीन प्रावधान में मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर, यानी ब्लॉक पंचायत जो है और जिला पंचायत है, इसमें सांसद और विधायक को भी सदस्यता दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन सदस्यता देने न देने की शक्ति है राज्य विधानमंडल के ऊपर है कि विधायक और सांसद को जिला और मध्यवर्ती स्तर पर सदस्यता देना है या नहीं देना। ओबीसी आरक्षण की बात करें तो ओबीसी आरक्षण अनिवार्य नहीं है, राज्य विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण दिया गया है। महिला आरक्षण 1/3 से बढ़ाना, देखो एक बात समझना, 1/3 से कम नहीं होगा ये तो अनिवार्य है, लेकिन महिला आरक्षण को यदि 1/3 से ज्यादा बढ़ाना है तो ये विवेकाधीन प्रावधान है। कर आरोपण की शक्ति, यानी पंचायतों को कर देने की शक्ति, कर लगाने की शक्ति देना, टैक्स इंपोज करने की पावर देना, ये विवेकाधीन प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए हैं वो आज भी चुनौती है कि अभी तक 29 विषयों का हस्तांतरण पंचायतों को नहीं हुआ है। तो इन 29 विषयों में किसी विषय को पंचायतों को हस्तांतरित करना ये किसकी शक्ति है? ये राज्य विधानमंडल की शक्ति है। तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए कुछ अनिवार्य प्रावधान हैं और विवेकाधीन प्रावधान हैं राज्यों के लिए। इनसे डायरेक्ट आपके यहाँ सवाल बनते हैं। तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आने का इच्छा थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैं आप सभी के लिए लेकर आया। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया है। छोटा सेशन है, संक्षिप्त सेशन है, लेकिन इसमें जो बातें मैंने आपको बताई ये बातें आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बार फिर से आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। खूब बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और मैं विश करूंगा कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।